स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हमने फ्राइड की थ्योरी में देखा कि किस तरह से उन्होंने हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया है। अब जो एरिक्सन की हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, उन्होंने साइको सोशल के अकॉर्डिंग बताया है। उनकी थ्योरी का नाम ही साइको सोशल थ्योरी है। इनका जो इन्होंने मॉडल के रूप में बताया है कि किस तरह से हमारे व्यक्तित्व का, एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। थ्योरी के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई और इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब आज हम इसमें समझेंगे। देखिए, जो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का प्रतिमान है, जो मॉडल है, उसका बहुत महत्व है। ये जो सिद्धांत है, बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में, मतलब बच्चे का विकास साथ साथ जो एडल्ट हैं उनका भी विकास किस तरह से होता है, काफी डिटेल में इसमें बताया गया है। जो एरिक्सन थे, उन्होंने ये 8 स्तरीय मतलब 8 स्टेजेस बताई हैं। उनके अनुसार जो ये मानव विकास का सिद्धांत बताया, वो 1950 में अपनी पुस्तक जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बाल्यकाल और समाज नामक पुस्तक में उन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। उसमें इसका जिक्र किया था। इस अध्याय का नाम ही मनुष्य की 8 आयु था। उसके बाद जो और बाद में वो अपनी बुक्स लिखते गए, पब्लिश करते गए, इसमें वो और सुधार उन्होंने करा। एरिक्सन ने इस मॉडल के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे बायो साइको सोशल थ्योरी, जीव मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन का मानव विकास का चक्र, ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल, काफी इस थ्योरी के नाम है। और लेकिन इन सभी का संबंध जो है वो इसी मनोसामाजिक सिद्धांत के साथ है और उसमें जो 8 अवस्थाओं के साथ है, उसी से ही इन्होंने डिटेल में बताया है। जो मनोसामाजिक शब्द है एरिक्सन ने जिसका प्रयोग किया है, वो मनोविज्ञान में उसका अर्थ है मन और समाज, सोशल मतलब समाज, सोशल यूज है, और उसका मतलब रिलेशनशिप। मन और समाज का क्या रिलेशनशिप है, वो सब इसमें इन्होंने बताया है। एरिक्सन का मेनली ये विचार था कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इस विकास में मनुष्य को जैविकीय रूप से स्वरूप मिलता है, मतलब जेनेटिकली हेरिडिटरी पहले उसको स्वरूप मिलता है, सभी व्यक्तियों में होता है। फ्राइड की तरह उन्होंने भी इस बात पे काफी जोर दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद ही प्रभावित होते हैं, ना कि जन्म से पहले। मतलब जन्म से पहले बच्चे के ऊपर किसी का भी किसी चीज का, बाहर वातावरण का किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ता। जन्म के बाद भी उसकी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का मेनली सेंट्रल पॉइंट, जो केंद्रीय बिंदु की हम बात करें, तो उसमें ये कहा था कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं हैं, मतलब काफी पहले की ऐसी स्टेजेस हैं जो यूनिवर्सल होती हैं और उनमें से होकर गुजरता है व्यक्ति हमेशा। और जिस प्रक्रिया में ये अवस्थाएं विकसित होती हैं, मतलब कोई ना कोई क्रियाएं होती रहती हैं जो मनुष्य जीवन में, उसमें ये अवस्थाएं विकसित होती हैं। और वो जब विकसित होती है, ये एक विशेष नियम के द्वारा नियंत्रित होती हैं और इसी नियम को पश्चात एपिजेनिक प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब जिस सिद्धांतों की बात करी, वो इस सिद्धांत के अनुसार चलता है और इसमें उन्होंने स्टेजेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी में आते हैं वो बताया है। स्टेजेस समझने से पहले हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि क्या इस साइको सोशल की जो स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हर मनोसामाजिक जो ये अवस्था है, जिनका भी 8 स्टेज का हम जिक्र करेंगे, उसमें एक क्राइसिस होता है, एक संक्रांति होती है, जिसका अर्थ होता है जीवन काल का एक ऐसा वर्तन बिंदु, मतलब टर्निंग पॉइंट होता है, जो उस अवस्था में जैविक परिवर्तन तथा सामाजिक मांग, सोशल डिमांड में दोनों के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। मतलब ये कहते हैं, जब वो अवस्थाएं आती हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति के अंदर जैविक परिवर्तन में बायोलॉजिकल जो है उसमें मैच्योरिटी आती है, साथ साथ जो सोशल डिमांड है, दोनों में अंतर्क्रिया होती है और व्यक्ति में वो चेंजेस आ जाते हैं। हर जो क्राइसिस, ये जो स्टेज है, प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति में धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। हर अवस्था में उसकी जो जैविक परिपक्वता है, नए नए सामाजिक मांग के कारण संघर्ष का होना होता है। और फिर एरिक्सन इसको आवश्यक भी मानते हैं कि जैसे सामाजिक जो मान है, जो सामाजिक के अकॉर्डिंग हमें अपने में चेंज लाने हैं, वो क्राइसिस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये होने भी चाहिए, तभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और यदि इस संघर्ष का, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए समाज की वजह से,
लिया, उसके अकॉर्डिंग उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लिया, तो आगे भी कभी उसको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये कहते हैं ये जो हर मनोवैज्ञानिक क्राइसिस है, जो साइको सोशल क्राइसिस आता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मतलब इसमें बातें आती हैं। सारी चीजें इसके अंदर ये बात है कि किस तरह से हमने उस सिचुएशन में निकलना है, और अगर वहां पे हम फंस गए तो नेचुरली बात है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दिक्कत होगी, और अगर उसको हम पार कर लेते हैं तो फिर आगे आने वाली लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हर अवस्था, नेक्स्ट में ये बताया कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में इसका क्या है, क्राइसिस को व्यक्ति से दूर करना होता है या उसका समाधान करना होता है। मतलब कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है, या तो हम उस सिचुएशन से निकल जाए, मतलब उसको हम सॉल्यूशन ढूंढ ले, या उसमें फंस जाते हैं, उससे दूर हो। तो इसमें क्या है कि अगर हमने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, हम उसी में फंस गए, तो और आगे भी जब सिचुएशंस आएंगी, नई स्टेजेस आएंगी, तो उसमें दिक्कत होगी ही होगी। अगली अवस्था में भी ठीक तरह से विकास जो है वो नहीं होगा। प्रत्येक अवस्था में समाधान कर लेने से व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, साइकोसोशल स्ट्रेंथ उत्पत्ति होती है, और ये जो स्ट्रेंथ मिलती है इसको एरिक्सन ने सदाचार, वर्च्यू का नाम दिया है। मतलब हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली, वो सब खत्म कर लिया, तो एक शक्ति हमें मिल जाएगी जिसको कि हम वर्च्यू कहते हैं। और क्या है, हर मनोसामाजिक अवस्था में 3 चीजें हैं, कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन, कर्मकांड, रिचुअल, और कर्मकांडवाद, रिचुअलिज्म होते हैं। इनको एरिक्सन ने 3R कहा है, क्योंकि तीनों R से हैं, 3R कहा है। कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन जो है उसका अभिप्राय है समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति ढंग से अंतःक्रिया करना। मतलब हम समाज में रहते हैं, समाज के और लोगों के साथ सही से अंतःक्रिया करना, उनके साथ मिलजुल के रहना ही रिचुअलाइजेशन है। और ऐसा व्यवहार और थोड़े समय के बाद ये संदर्भ दोहराए भी जाते हैं। मतलब मिलजुल के रहना, सही रूप में रहना, सही एक व्यवहार है, और ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और रिचुअल का क्या मतलब है, रिचुअल है व्यक्ति समुदाय द्वारा आवर्ती स्वरूप में महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने के लिए किए गए कार्यों से होता है। मतलब रिचुअल्स क्या है, देखिए कर्मकांड, हर समाज के अपने हमारे जो है कल्चर में, हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करना होता है, वही रिचुअल्स होते हैं। जो समुदाय है उसमें इन सब अपनी घटनाओं को बताने के लिए जो उन पुरानी बातों को फॉलो करते हैं वो हमारे रिचुअल्स होते हैं। और रिचुअलिज्म क्या होता है, ये रिचुअलाइजेशन में जो विकृति, डिस्टोर्शन होता है उसकी वजह से होता है। इसमें व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित होता है। मतलब अगर हम उनसे हटके कुछ करते हैं तो वो ये हमारा इस तरह से कर्मकांडवाद होता है कि उनसे हटके सिर्फ अपने पे ध्यान देना। और फाइनली मेन बात क्या होती है, हर एक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उससे पहले की अवस्था में हुए विकास संबंधित कार्यों से होता है। मतलब एक स्टेज में अगर विकास हुआ, सही से हुआ, तभी वो अगली स्टेज में सफल हो पाएगा। अगली स्टेज का भी तभी विकास होगा जब पिछले में विकास हुआ। अगर नहीं हो पाया तो अगली स्टेज में भी सही रूप से विकास नहीं होगा। अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि ये जो जिन 8 अवस्थाओं की एरिक्सन यहाँ बारी बारी बात कर रहे हैं, तो वो 8 अवस्थाएं कौन सी है। उसमें सबसे पहले आती है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो अवस्था है जन्म से लेके 1 वर्ष तक की आयु की होती है। अब आप बच्चों इमेजिन कर सकते हो कि 1 वर्ष तक का जो छोटा बच्चा है वो क्या कुछ सीख सकता है, क्या समझ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। इसमें क्या है, अलग अलग जो है काफी चेंजेस भी आते हैं, गुणों का विकास होता है। इसमें क्या है, अपनों के ऊपर, दूसरों और अपनों के ऊपर विश्वास और आस्था की भावना। ये भावना कैसे होगी, जैसे छोटे बच्चे की केयर मदर फादर कर रहे हैं तो उनका उस बच्चे का धीरे धीरे उनके ऊपर विश्वास बन रहा है। अगर उसको कोई नया चेहरा दिखता है, कोई और उसे उठाता है तो वो रोने लग जाता है। उसे चाहे नहीं पता कि ये विश्वास है क्या है, लेकिन एक तरह से ये हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ अटैच हो रहा है, उन पे विश्वास कर रहा है। दूसरों के प्रति आस्था के साथ साथ बच्चे में ये भी विश्वास पैदा हो जाता है कि उसके जो शरीर के अंग हैं वो जैविक आवश्यकताओं को, बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने में सक्षम है। मतलब उसकी बायोलॉजिकल नीड भी जो है, भूख प्यास, वो सारी भी पेरेंट्स के थ्रू उसकी पूरी हो रही है, खुद के थ्रू भी वो पूरी कर सकता है। और इसमें क्या है, व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ती है। इस स्टेज में एक बेस बन जाता है बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। और कई बार अगर पेरेंट जो है, माताएं देख रेख नहीं कर पा रही हैं बच्चे का, तो बच्चे में
अविश्वास, मिसट्रस्ट भी पैदा हो जाता है। और अविश्वास के कारण क्या है, बच्चे में डर, सस्पेंशन, एप्रीहेंशन, मतलब एक तरह से दूसरों से भी हर समय डर, मतलब उसे बहुत डर की स्थिति में रखा जा रहा है, उसकी केयर नहीं कर पा रही, मिसट्रस्ट हो रहा है, तो ये सारी उसकी व्यक्तित्व में ये विशेषताएं आने लग जाती हैं। एरिक्सन ने ये भी कहा है कि शिशुओं के व्यक्तित्व के विकास में, मतलब अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है तो विश्वास और अविश्वास में एक अनुकूल अनुपात, फेवरेबल रेशियो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब एक रेशियो हो, मतलब एक समान अनुपात में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट इसमें चलने चाहिए। अनुकूल अनुपात इसलिए होता है क्योंकि वातावरण के साथ जो प्रभावकारी समायोजन के लिए किसी चीज पर विश्वास या विश्वास ना करना सीखना जरूरी होता है। देखिए, किसी चीज पे विश्वास करना सीखना भी जरूरी है और किसी चीज पे विश्वास ना करना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों को दोनों चीजों में सही गलत में फर्क दिखाना है। तो विश्वास करना भी आना चाहिए, विश्वास करना नहीं भी आना चाहिए। उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस बात पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि किस पे हमें विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, इसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तब उसे एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति प्राप्त होती है। साइकोसोशल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसे आशा, होप का नाम दिया गया। जैसे कि इसके इंट्रो में मैंने बताया, जब एक स्टेज को सही रूप से वो सीख लेता है, उसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेता है, तो एक नई शक्ति उसे मिलती है अगले स्टेज के लिए। तो इस स्टेज में उसे आशा, होप का नाम दिया गया है, जो स्ट्रेंथ उसे मिलती है। और आशा क्या हुई, ये एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति है जिसकी सहायता से बच्चा अपने सांस्कृतिक वातावरण और अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। नेक्स्ट स्टेज जब हम देखेंगे, इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और स्नेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ऑटोनॉमी और लज्जाशीलता की, अब जैसे पहले ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की थी, अब इसमें क्या चीज है, ये अवस्था 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की होती है। स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी से अभिप्राय है सेल्फ रिलायंस, अपने आप को पहचानना, इसमें विचार, स्वयं क्रिया करने आदि की स्वतंत्रता शामिल है। लज्जाशीलता और संदेह से अभिप्राय है वो क्या कहते हैं, समय में कोई रुकावट है, स्वयं के विचार विकसित करना, मतलब क्या है, लज्जाशील और संदेह में क्या आएगा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम विकसित हो पा रहे हैं या नहीं सोच रहे, मतलब इस तरह के विचार हमारे मन में आना। अब ये वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में इसको एनल स्टेज से मिलती जुलती बताई है एरिक्सन ने। और कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, जब बच्चा जो है आस्था या विश्वास का भाव विकसित कर लेता है, मतलब उसे पता है कि किन चीजों पे विश्वास करना है, तो उसमें स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी और सेल्फ कंट्रोल जैसे शील गुण ये आते हैं और ये दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। और पहले की अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर करता है, मतलब उसे पता लग गया कि किन चीजों पे विश्वास करना है, पहले स्टेज से वो सीख सकता है। तो दूसरी अवस्था में सेल्फ कंट्रोल और ट्रेड्स ये गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं। और इस अवस्था में क्या है, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी बच्चे में आ जाती है, सामाजिक विवेक, सोशल डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है, वर्बलाइजेशन करने लगता है, शाब्दिक अभिव्यक्ति, मतलब वो थोड़ा बहुत बोलना सीख रहा है, अपनी बातों को अपने शब्दों से अभिव्यक्त कर पा रहा है, ये क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। ये क्षमता वातावरण में स्वतंत्रता से अन्वेषण, एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, मतलब इस तरह से हम जो है उसके अंदर ये क्षमता विकसित हो रही है कि अपने आप को वातावरण में एडजस्ट करें। इसके बाद है बच्चों में अपने नए लोकोमोटर स्किल्स जो हैं, गति कौशल वगैरह की नया कुछ सीखने के कौशल उसके अंदर विकसित होते हैं। और स्वतंत्रता का, इस स्टेज में स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि बच्चा हर कार्य के लिए अप्रतिबंधित स्वतंत्रता, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम उसे मिलती जाए। स्वतंत्रता मिलती है लेकिन सही रूप से प्रयोग करना, ये नहीं कि जो कुछ करने का मन करे वो करता चला जाए। यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब है माता पिता अपना नियंत्रण कायम रखते हुए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने को देते हैं, मतलब पेरेंट्स के कंट्रोल में रह के बच्चे अपने मन का कार्य करें, पेरेंट्स की नजर उन पर जरूर हो। और साथ साथ इसमें क्या है कि बच्चा जो, अगर हम उसे ज्यादा अगर छोटा मान के माता पिता को कोई कार्य नहीं करने दे रहे और माता पिता वो काम खुद कर लेते हैं, मतलब एक तो इसमें ये कहा गया कि पेरेंट्स उस पर नजर लग के, लेकिन बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलप हो, उसे फ्री भी छोड़े कि वो काम करे, रहे वो पेरेंट्स के अंडर गाइडेंस में, फ्री छोड़े, बच्चे को चाहे ना पता हो लेकिन पेरेंट्स उस पर नजर जरूर रखें। और अगर उसकी बजाय कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कोई काम ही नहीं करने दे रहे, हर काम खुद ही कर दिया कि तुमसे नहीं होगा, बच्चों से कुछ ऐसी उम्मीदें रख रहे हैं कि वो उसकी
भावना, लज्जाशीलता आ जाती है कि हमसे, या जैसे चाहे पेरेंट नहीं करवा रहे लेकिन वो सोचते हैं कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, तब शेम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या होता है, अगर ये वाली स्थिति होती है तो मनोसामाजिक मनोवृत्तियां, जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स हैं, जैसे स्वयं पर शक, सेल्फ डाउट, शक्तिहीनता, पावरलेसनेस, ये सब बच्चे के अंदर विकसित होने लग जाती हैं। और लज्जाशीलता की तुलना में स्वतंत्रता का अगर अनुकूल अनुपात कायम हो जाए तो बच्चे में एक नए मनोसामाजिक शक्ति की उत्पन्नता होती है। मतलब इस स्टेज से कि वो अपने पे विश्वास रख रहा है, सेल्फ, उसके अंदर डिपेंडेंसी आ रही है, कि दूसरों पर निर्भर रह रहा है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, लज्जाशीलता या शेम आ रही है। तो इस सब कॉन्फ्लिक्ट से अगर वो बाहर निकल आता है तो जो नई मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है वो होता है विल पावर, इच्छा शक्ति। और ये ऐसी शक्ति होती है जो बच्चा स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने में सक्षम होता है। मतलब सेकंड में, फर्स्ट में जैसे होप निकल के आया था, इसमें विल पावर, इच्छा शक्ति होती है जो ये बच्चा सीख रहा है कि फिर वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है। फिर थर्ड स्टेज आती है पहल शक्ति बनाम दोषिता, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये जो अवस्था है लगभग 4 से 6 वर्ष तक रहती है। ये फ्रायड ने जो मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कहा है, ये फेलिक एज से मिलती जुलती है। इसमें कौन कौन से जो है गुण का विकास होता है, ये बच्चे को दूसरे को कार्य करने में आनंद आता है। इस समय तक बच्चे जो है वो स्कूल में जाने लग जाते हैं, उनका ग्रुप बनने लग जाता है, पीयर ग्रुप होता है, तो मिलजुल के कार्य वो करते हैं, तो यहाँ पे दूसरों कार्य करने में आनंद आता है। उनकी अपनी सामाजिक दुनिया, सोशल वर्ल्ड बनता है जिसमें सक्रियता और पहल शक्ति, इनिशिएटिव दिखाने की चुनौती प्रदान करते हैं। बच्चे जो है घर के बाहर के वातावरण में भी और बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं ताकि बच्चों में भाषा और पेशीय कौशल का विकास हो। इस अवस्था में काफी विकास बच्चों का होता है और इसमें वो पहली बार महसूस कर रहे हैं कि उनकी गिनती एक आदमी के रूप में की जाती है, ये उनकी और उनकी जिंदगी का भी एक उद्देश्य है। मतलब वो खुद में अपने आप में भी एक पर्सनैलिटी फिगर है। यहाँ तक आते आते बच्चे को समझ में आता है। और जब माता पिता बच्चों की इस अवस्था में घर के बाहर जो कार्य हैं अगर रोकते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे बच्चा सोशल होना सीख रहा है, पीयर ग्रुप बन रहा है और लोगों के साथ खेल रहा है, आस पड़ोस में खेल रहा है, वहां तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही हो रहा है। लेकिन अगर बाहर रोक दिया, माता पिता ये सब नहीं करना चाहते कि घर में ही बंद रखेंगे, बाहर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इससे क्या है, तब बच्चों के अंदर गिल्ट का भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब इससे क्या होगा कि बच्चों को बाहर का एनवायरनमेंट देख नहीं रहे, उनको ये लगता है बाकी सब तो जा रहे हैं, हमें नहीं भेज रहे, तो इट मींस हमारे में कोई कमी है। तब फिर बच्चों में गिल्ट की भावना हो जाती है और उसमें क्या है, वो खुल के कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चों में वास्तविक लक्ष्य, जो टेंडर को प्राप्त करना है, उसमें प्रयत्नशील, मतलब जो वो एक गोल बनाते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते और क्षमता समाप्त हो जाती है। मतलब ये दोनों चीजें बताई गई हैं, किस तरह से विकसित होते हैं, किस तरह से विकास रुक जाता है। अब एरिक्सन ने ये कहा है कि अगर बच्चों में ये गिल्ट की भावना आ जाए कि बच्चों में गिल्ट आ रहा है कि वो औरों की तरह काम नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता और अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। मतलब बच्चे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और उनमें इस तरह की जो कमियां हैं वो होने लग जाती हैं। अगर बच्चा इस संघर्ष से कि वो बाहर खेले या ना खेले, कौन से कॉन्फ्लिक्ट जैसे इनिशिएटिव और गिल्ट दोनों बात हुई, पहल शक्ति और दोषिता, इस कॉन्फ्लिक्ट का सही रूप से समाधान कर लेता है, मतलब इस स्टेज से निकल जाता है, ओवरकम हो जाता है, गिल्ट नहीं होती, सही से विकास हो जाता है, तो अब जो मनोशक्ति उत्पन्न होती है वो उद्देश्य, पर्पस होता है। और उद्देश्य से तात्पर्य उस मनोसामाजिक शक्ति से है जो बच्चों में कोई लक्ष्य निर्धारित करने, विश्वास के साथ बिना किसी दंड या भय के लिए क्षमता विकसित करने के लिए जरूरी होता है। मतलब अपनी लाइफ के लिए बच्चे कोई भी एम बना सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ जो उसको प्राप्त कर सकते हैं वो इस स्टेज से आता है, वो बच्चों में विकसित हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये जो चौथी अवस्था है 6 वर्ष की आयु से शुरू होके 11-12 वर्ष तक की आयु में होती है। और ये जो फ्रायड का साइकोसोशल डेवलपमेंट है उसमें जो लेटेंसी पीरियड से है उससे मिलती जुलती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, देखिए 11-12 वर्ष में क्या है, बच्चे फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, तो बच्चों की जो संस्कृति है हमारी उसके माध्यम
साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता उसके अंदर है, क्योंकि डिस्कशन होते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं, सेल्फ पे कैसे कंट्रोल रखना है वो सब बच्चा सीख रहा है। जब बच्चे स्कूलों में अपनी संस्कृति के ये जो कौशल विकास कर रहे हैं तो उनमें इंडस्ट्री परिश्रम की भावना आ रही है, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, नए नए स्किल डेवलप हो रहे हैं, तो परिश्रम आता है। और अगर ये जो परिश्रम के भाव हैं इनमें आस पड़ोस के लोगों से भी, पेरेंट्स से भी, टीचर से भी सबसे प्रोत्साहन मिलता ही मिलता है। लेकिन उस सिचुएशन में जब बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे, ये कौशल अर्जित नहीं कर पाएंगे, असफल हो जाएंगे, जब वो शक करने लग जाते हैं तब बच्चे में हीनता या असमर्थता, इनफीरियरिटी या इनकॉम्पिटेंस की भावना आ जाती है। हर स्टेज में देखिए बच्चों दोनों बातों को डिस्कस किया गया है कि अगर सफल हो रहे हैं, स्किल डेवलप हो रहे हैं तो बच्चे में परिश्रम का भाव उत्पन्न हो गया, और अगर अपने आप पे भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कोई कमी हो रही है, तो फिर हीनता की भावना आ जाती है। अगर बच्चों में ये भावना विकसित रहती है तो वो ये देखता है कि उसकी जो योग्यता और कौशल वगैरह ना होके छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है, धर्म के उसमें कि वो खुद से कुछ नहीं पा रहा और लोगों के प्रभाव में आ गया है। और हीनता के भाव से क्या होता है, बच्चे अपनी क्षमता पर उनका विश्वास समाप्त हो जाता है और ये कमियां बच्चों में होती रहती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर बच्चे में इंडस्ट्री और इनफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, इसके संघर्ष का समाधान बच्चा सही तरीके से कर लेता है, तब उसमें समर्थता, कॉम्पिटेंसी कहा जाता है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, जो गुण विकसित होता है इसमें साइको सोशल, वो कॉम्पिटेंसी का होता है। और कॉम्पिटेंसी से अभिप्राय है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग करना। मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, कोई भी कार्य उसके सामने आया तो वो उसको पूरा करने में शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का सही रूप से प्रयोग करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज है स्टूडेंट, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, इको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मनोसामाजिक विकास की ये जो 5वीं अवस्था है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष तक की आयु तक होती है। मेनली जो ये टीन एज है वो वाली अवस्था है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें काफी सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं। कौन कौन से गुणों का विकास होता है, देखो इस अवस्था में किशोरों के बीच अहम पहचान का भाव, धनात्मक मनोसामाजिक पहलू मतलब पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, और भूमिका समझ, रोल कंफ्यूजन, या जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहें, जैसे किसी नाम में है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, तो इसमें क्या रोल कंफ्यूजन मतलब इसमें बच्चे अपने रोल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं। और एक जो है नेगेटिव सोशल फैक्टर है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, मतलब अहम की भावना, अहम पहचान। एक तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, खुद को पहचानना, दैट इज पॉजिटिव साइको सोशल अफेक्ट। और जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहें वो नेगेटिव साइको सोशल है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना कि हाँ सिर्फ मैं ही हूँ, नेगेटिव वे में जाना नेगेटिव क्राइसिस होता है। और क्या है, इस अवस्था में किशोर अपनी आत्म पहचान बनाए रखने का प्रयास करता है। यहाँ जो आइडेंटिटी है उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने संसार के संबंध में स्वयं को किस प्रकार देखते हैं, मतलब अपनी क्या जगह मान रहे हैं, स्वयं का वो सेंस ऑफ सेल्फ या इंडिविजुअलिटी क्या है, उसको क्या समझ रहे हैं। और आगे फिर इसमें रोल कंफ्यूजन है कि रोल कंफ्यूजन जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है उसमें पहचान की अनुपस्थिति या अभाव है, मतलब व्यक्ति स्पष्ट से ये नहीं देख पा रहा कि वह कौन है और पर्यावरण के रूप में सकारात्मक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं। एक होता है समाज के अनुरूप चलना, समाज के नियमों का पालन करते हुए चलना, उसमें अपनी पहचान बनाना, और एक उसमें उनके नियमों का उल्लंघन करके अपनी ये ना जगह देखना कि उनकी खुद की क्या पहचान है, रोल में कंफ्यूजन होना। और ये अवस्था जो है ये किशोर अवस्था या पॉवर्टी के समान है। इसमें क्या है, सेक्सुअल नीड्स वगैरह भी सेक्सुअल अर्ज जो है बच्चे पहचानने लगते हैं। जो रोल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस है उसमें अगर बच्चे अपना मार्ग ठीक से उसमें नहीं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो वो अपने कैरियर मार्गदर्शन, कैरियर का भी जीवन अगर नहीं कर पाते हैं और वो अपनी शिक्षा को जारी रखने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो अपनी एक सही जगह नहीं बना पा रहे, तो कैरियर की लाइफ में भी, कैरियर के लिए भी वो अपने आप में उस रूप में सफल नहीं हो पाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर किशोरों में उद्देश्यहीनता मतलब एमलेसनेस आने लग जाती है कि कोई एम ही नहीं है उनकी लाइफ का, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, व्यक्तिगत विघटन की खुद ही सोच के खुद ही कमियां उनके अंदर
कि लाइफ तो उनकी कुछ है ही नहीं, कोई एम ही नहीं है, इस तरह की सोच उनकी हो जाती है। और ऐसे किशोरों में जब ये नेगेटिव आइडेंटिटी, ऋणात्मक पहचान विकसित हो जाती है तो वो क्या होता है, ये एक ऐसी पहचान होती है जो उनके माता पिता और मित्र मंडली द्वारा बताई गई पहचान से अलग होती है। मतलब जो माता पिता बनाना चाह रहे थे, जो फ्रेंड्स उनके बारे में सोच रहे थे, उनसे अलग हटके, मतलब अगर रास्ता भटक जाते हैं यहाँ पे युवा, तो उनमें नेगेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। एरिक्सन ने ये भी कहा है कि इस अवस्था में कुछ किशोर ऐसे भी होते हैं जो इस आइडेंटिटी क्राइसिस का अगर समाधान नहीं करते हैं तब भी वो उसे कुछ समय तक बनाए रखते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो इसे साइको सोशल मोनोलियम का, मतलब मनोसामाजिक विलंबन का नाम दिया गया है कि वो इस स्टेज में अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अगर ये वाली स्टेज में अहम पहचान की जो ईगो आइडेंटिटी है, भूमि संभ्रांति है, इसकी समस्या का सफलतापूर्वक अगर बच्चे समाधान कर लेते हैं, मतलब इस स्टेज से निकल जाते हैं, अपनी लाइफ का एक एम सेट कर लेते हैं, तब जो उनमें मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है उसे कर्तव्य निष्ठा, फिडेलिटी कहते हैं। मतलब उनमें कर्तव्य की भावना आती है और वो अपना कर्तव्य पूर्ण करते ही करते हैं। कर्तव्य निष्ठा हुआ क्या फिर कि किशोरों में समाज की विचारधाराओं, जो शिष्टाचार है, नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार व्यवहार करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। तो ये हमारा है, इन्होंने शासक मौर्य ने ये कहा था कि व्यक्ति पहचान विकास या निर्माण की प्रक्रिया जो हालांकि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो विभिन्न चिंतन प्रक्रियाएं हैं, सेल्फ के प्रति विशेष भाव जो है वो सही रूप से रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इस एज में सही से पता लगता है कि बच्चा अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, या समाज के अकॉर्डिंग उसके नियम को फॉलो करता हुआ एक सही सामाजिक प्राणी हो रहा है। वो क्लियर स्टेज में होता है। नेक्स्ट स्टेज है घनिष्ठ बनाम विलंघन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो छठी अवस्था है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु तक होती है। इसमें जो कौन से गुण और व्यवहार हैं, ये क्या है, अर्ली फैमिली लाइफ है। मतलब इस स्टेज तक आते आते कुछ बच्चों की मैरिज भी हो जाती है, फैमिली लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभिक जीवन स्टार्ट करते हैं, तो या युवक किसी न किसी व्यवसाय को अपनाकर अपना खुद का मतलब काम करना शुरू कर देते हैं, स्वतंत्र जीविका उत्पादन, मतलब वो अपने लिए खुद कमाना शुरू कर देते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक एवं सोशल एंड सेक्सुअल जो है घनिष्ठता इसमें होती है, सामाजिक प्राणी को बन जाता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट वो होता चला जा रहा है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति है अपने भाई बहन, माता पिता, अन्य जो संबंध है, अगर मैरिज हो गई है तो हस्बैंड वाइफ के साथ, जिसके साथ जिस तरह का संबंध है वो विकसित होते हैं। घनिष्ठ संबंध सबके साथ विकसित करके व्यक्ति में एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब एक सही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस एज में एक बच्चे का, व्यक्ति का हो जाता है। मेनली इस अवस्था में क्या डर है, अगर दूसरों के साथ कुछ कारण के साथ संतोषजनक और घनिष्ठ व्यक्ति संबंध विकसित नहीं है, मतलब किसी भी रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे मदर फादर के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे ब्रदर सिस्टर के साथ, तो वो अपने आप में खोया रहता है और फिर आइसोलेशन, विलंघन की स्थिति हो जाती है। मतलब खोए खोए से रहना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर समय उसके पास है। और जो व्यक्ति ऐसे संबंधों में सफल नहीं हो पाते हैं, नहीं ठीक से रह पा रहे हैं, तो वो अंदर अंदर से खोखले होते जाते हैं और अपने काम में उनमें नीरसता या व्यर्थता की मनोवृत्ति हो जाती है। मतलब क्या है कि उनका काम में मन ना लगना, इधर उधर ध्यान जाना, ये स्थिति हो जाती है। अब ये जो विलंघन है, आइसोलेशन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति जो है समाज व्यवहार, विरोधी व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर करने लग जाता है। साइकोपैथिक बिहेवियर, मनोविकारी व्यवहार भी उसको कहते हैं, कि जो किसी न किसी व्यक्ति में किसी तरह का कोई विकार आ जाए तब वो वैसा व्यवहार कर रहा है, वो उस व्यवहार की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर इस घनिष्ठता बनाम विलंघन, मतलब एक के साथ मिलके रहना या अलग होना, इसमें जो समस्या आई, इसको सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो जो मनोसामाजिक शक्ति पैदा होती है उसको लव, स्नेह की संज्ञा दी गई है। और स्नेह का मतलब है कि किसी संबंध को कायम रखने में पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल डिवोशन की क्षमता का होना, मतलब किसी भी रिलेशन के साथ वो स्नेह रख सकता है, म्यूचुअल डिवोशन उसके अंदर आ जाती है। और ऐसे स्नेह की अभिव्यक्ति तब होती है जब दूसरों के प्रति आदर, उत्तरदायित्व, ये सारी मनोवृत्तियों का प्रदर्शन करता है। मतलब ये सारी भावनाएं सही रूप से कैसे कहाँ प्रदर्शित करनी है वो व्यक्ति सीख जाता है।
नेक्स्ट 7th स्टेज है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये अवस्था जो 30 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की होती है, इसमें क्या है कि इसमें जनरेटिविटी का जो भाव है उसका मेनली क्या है कि अगली पीढ़ी के साथ, लोगों के साथ, अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए और कुछ समाज जिसमें वो लोग रहेंगे उसको उन्नत बनाने की चिंता। देखिए 20 से 30 वर्ष तक की आयु तो जो हो गई, वहां वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपने ही लोगों के बारे में। 30 वर्ष के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन, उसके अपने बच्चे हो गए हैं और लोगों के साथ वो अटैच है, जिसमें वो रहेंगे, उस सब के बारे में उसकी चिंता उसके अंदर होती है। मतलब क्या है कि बूढ़े व्यक्तियों के साथ उनकी सोच समझ उनके करना, मतलब लगभग 60-65 वर्ष तक की आयु तक आके व्यक्ति अपनी नेक्स्ट आगे जो पीढ़ी उसके आगे है उसके बारे में सोचने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो सब भी होती है। अगर व्यक्ति में ये चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें स्टैग्नेशन होता है। मतलब अगर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी आगे आने वाली अपने बच्चों के बारे में, पोता पोतियों के बारे में नहीं सोच रहा, तो स्टैग्नेशन आएगी, वहां पे स्टैग्नेशन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ क्या है, बच्चे व्यक्ति की खुद की व्यक्ति का आवश्यकता है, सुख सुविधा कंफर्ट ही ऊपर है और उससे दूसरों की चिंता नहीं है। और जो व्यक्ति इस कॉन्फ्लिक्ट का कि भाई हमें सिर्फ अपना सोचना है या अपने अगली पीढ़ी, अपने घर परिवार का, अपने पोते पोते का, बच्चों का, उनका सोचना है, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाता है, तो जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है वो देखभाल, केयर का नाम दिया जाता है। और देखभाल के गुण का, एपैथी के गुण का विपरीत गुण भी है, जो दूसरों की कल्पना की चिंता उसमें ज्यादा अधिक भी रहती है। मतलब कई बार ज्यादा चिंता करेगा तो एपैथी का गुण भी विकसित हो जाता है। लास्ट स्टेज है स्टूडेंट्स, इसमें अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो मनोसामाजिक विकास की अंतिम अवस्था है, परिपक्वता, मैच्योरिटी की एज कहा है, जो लगभग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु और मृत्यु तक ही रहने वाली है। जैसे कि इस थ्योरी की हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बिल्कुल बचपन से लेके एडल्ट लास्ट बड़े होने तक, मृत्यु होने तक की सारी स्टेज डिफाइन करी है। तो इस लास्ट स्टेज में 65 वर्ष के बाद की आयु में क्या होता है, जिसको हम बुढ़ापा की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति के साथ उचित समायोजन, अवकाश प्राप्ति, आय में कमी, किसी प्रिय की मृत्यु, या जो आयु जो ग्रुप है उसमें किसी साथी का अलग हो जाना, ये सब होता है। मतलब किसी साथी की, चाहे हस्बैंड वाइफ में किसी एक की, किसी बच्चे की या किसी बड़े की कोई ना कोई डेथ का सामना करना पड़ा, कोई और प्रिय की मृत्यु, या जो एज ग्रुप है उसमें संबंध अलग हो रहे हैं वो सब में। और इसमें क्या है, भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों की सफलताओं और असफलताओं की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे कोई अब कैरियर सेट नहीं करना, लाइफ लगभग सी वो अपना कर चुके, जी चुके जो उन्होंने करना था। अब क्या है, अपना भविष्य से हटा के पहले जो असफलता थी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होता है। और इस अवस्था में कोई स्पष्ट या मनोसामाजिक संक्रांति, कोई क्राइसिस ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहे होते, लगभग सिर्फ लाइफ अपनी जी चुका होता है। जो पिछली मनोसामाजिक अवस्थाएं हैं उनका घटनाओं का समन्वय और मूल्यांकन करता है। इसमें ईगो इंटीग्रिटी का भाव उत्पन्न होता है, अहम संपूर्णता कि जो उसका अहम था उसको परफेक्शन मिल रही है। इसमें कोई मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है अपनी संतान और सृजनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से अपने अस्तित्व को जारी रखने में समझते हैं। मतलब यहाँ कोई मृत्यु का डर नहीं है, अपने बच्चों की चिंता है, और जो उनकी एक बना हुआ है कि ये व्यक्ति किस तरह का था, जो एक फिगर बनी हुई है, जो एक उससे लेके अटैच की जो ऐसी पर्सनैलिटी है उसी को बनाए रखता है। एरिक्सन ने ये भी कहा है कि ये जो अवस्था है, जब मैच्योरिटी आ जाती है, वास्तविकता आती है, तो इसमें प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम जो है, बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान क्या है, वो सही व्यक्ति में उत्पन्न होता है, पता होता है। ये परिपक्वता की स्टेज है, प्रमुख साइकोसोशल स्ट्रेंथ परिपक्वता है। और इस अवस्था में व्यक्ति अपने बीती हुई जो भी अवस्थाएं हैं उसमें जो उसे असफलता हुई उसके बारे में भी सोचता है, तो कई बार उसकी वजह से निराशा, डिस्पेयर आ जाती है, और तब अपने आप को निसहारा या निर्बल समझने लगते हैं। तब उनमें मेंटल डिप्रेशन आने का डर होता है। मतलब अगर व्यक्ति यही सोचता रहे कि उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, वो ये कर लेता, वो कर लेता, अगर ऐसी बातों से उसमें निराशा आती है तो डिप्रेशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी हमारी एरिक्सन की थ्योरी साइकोसोशल की, किस तरह से उन्होंने 8 स्टेजेस में पूरी लाइफ को डिवाइड करके बताया है कि किस स्टेज
कमियां भी रह जाती हैं, डिमेरिट्स भी हैं, तो वो सब क्या है देखेंगे। देखिए इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास और संगठन की व्याख्या करने के लिए व्यक्ति की भूमिकाओं में समान रूप से बल डाला गया है, मतलब क्लियरली बताया गया कि किस तरह का विकास होता है। मेनली इस सिद्धांत में जो किशोरावस्था है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, आशावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, क्योंकि अब ये है उन्होंने ये कहा कि एक अवस्था में अगर असफलता हो गई तो दूसरी में जरूरी नहीं है असफलता हो, वो नेगेटिव इफेक्ट तो वो डालेगा लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट स्टेज में सफल होने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही आशावादी दृष्टिकोण है। और इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनोसामाजिक घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास और समन्वय में इंटीग्रेशन की व्याख्या में शामिल किया गया है, जो एक अपने आप में एक विशिष्टता है। मतलब क्या है, सामाजिक घटनाओं के साथ साथ किस तरह से हम स्वयं की पहचान कर रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहा है, वो व्याख्या पूरी बताई है। ये भी एक अपने आप में इस पूरे हमारे सिद्धांत की एक बहुत अच्छी विशेषता है। तो ये तो अच्छी तो है, लेकिन कुछ आलोचनात्मक बातें भी हैं और लोगों ने कुछ कमियां भी बताई हैं। तो वो कमियां क्या हैं, ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण अपना लिया है। वो ये कहते हैं कहीं कहीं अव्यवहारिकता भी झलकती है। एरिक्सन कहते हैं कि अव्यवहारिक नहीं है, आशावादी दृष्टिकोण ही अपनाया है। वो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसे दृष्टिकोण भी है जिसमें व्यक्ति में चिंता भी उत्पन्न हो जाती है, मतलब चिंताग्रस्त भी वो अगर किस तरह से हो रहा है वो बताया है उन्होंने, साथ साथ सिर्फ आशावादी लेकर वो नहीं चले हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि एरिक्सन ने अपने फ्रायड के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसका सरलीकरण ही किया है और कुछ नहीं किया। मतलब फ्रायड का जो ईगो सुपर ईगो वाला सिद्धांत था उसको ही इजी लैंग्वेज में बताया है, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ अलग नहीं बताया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं जो एरिक्सन के सिद्धांत में जो भी तथ्य है कल्पना जो है इनकी जो व्याख्या आई है उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है। सारे जो तथ्य है, ये जो कंसेप्ट वगैरह है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो उन्होंने ऑब्जर्व किया जस्ट वही बता दी, जो बहुत एक सब्जेक्टिव है, मतलब उनके अकॉर्डिंग है, उनके अनुसार है, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू में नहीं है। और ये कहते हैं कुछ आलोचक ने ये भी कहा है कि एरिक्सन का जो कथन है वो ये मान्य नहीं है कि जो सामाजिक परिस्थितियां जैसे बदल रही हैं उसमें समायोजन करके हर समय व्यक्ति एक उत्तम और स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण हो। कुछ ये कहती हैं कि कई बार समाज की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना ही स्वयं को समाज में परिवर्तन हम खुद भी लेकर आते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करने में सफल हुए हैं। मतलब जैसे एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में ये बात कही कि जैसे जैसे समाज में चेंजेस हो वैसे वैसे व्यक्ति को समायोजित करने के लिए अपने में चेंजेस कर लेना चाहिए। तो आलोचक ये कहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने हैं कि व्यक्ति एक खुद व्यक्ति भी चेंजेस लाता है और फिर भी वो सही समाज में सही रूप से समायोजन कर सकता है, समाज में रह सकता है और फिर भी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। शर्ट्स 1990 ने ये कहा कि जो ये अंतिम मनोसामाजिक अवस्था की व्यवस्था जो है अधूरी और असंतोषजनक है, मतलब अनसेटिस्फैक्टरी है। कुछ आलोचक मानते हैं कि अंतिम अवस्था में विकास उतना संतोषजनक नहीं होता जितना कि एरिक्सन के अहम समूह ईगो इंटीग्रिटी के संकेत मिलते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि लास्ट स्टेज में विकास कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो 65 की एज के बाद की है, तो उसमें विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसमें सिर्फ ईगो इंटीग्रिटी की अपने आप को सेटिस्फाइड करने वाली बात रह जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कमियां हैं जो आलोचकों ने कही हैं, लेकिन फिर भी काफी डिटेल में एरिक्सन ने स्टेज बाय स्टेज हर स्टेज में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उनसे हमारी कौन सी मनोसामाजिक शक्ति उभर के आती है, कैसे नेक्स्ट स्टेज में फिर हमने अपने आप को बैलेंस बना के चलना है, बदलना है, बहुत ही डिटेल में उन्होंने इस सिद्धांत के थ्रू अपने पूरे साइकोलॉजी के जो इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।